लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी मिस्टर 22 में। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अगले वीडियो में बताए थे सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में कि मौर्य वंश की स्थापना होती है और मौर्य वंश का जो शासक माना जाता है और मौर्य वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। उसी का जो पोता माना जाता है वह कौन है? अशोक है। ठीक है, जिसने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। कौन शासक करवाया था? सम्राट अशोक करवाया था। तो आज हम सम्राट अशोक के विषय में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। ठीक है, आज ये पार्ट दूसरा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम देखेंगे कि सम्राट अशोक के बारे में और उनके शिलालेखों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा। ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं अशोक के काल को। ठीक है, पहला है बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। जो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था वो कौन हुआ? अशोक हुआ। और बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, तो बिंदुसार जो उत्तराधिकारी था वो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। तो जो उत्तराधिकारी अशोक महान था उसने क्या किया? 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा और 322 में चंद्रगुप्त मौर्य बैठा था और 298 में अशोक के पिता बिंदुसार बैठा था राजगद्दी पर। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। आगे, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। ऐसा माना जाता है कि जब राजगद्दी पर सम्राट अशोक बैठता है उससे पहले वो कौन रहता है? अवंती का राज्यपाल माना जाता है। मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। जो मास्की है एवं गुर्जर अभिलेख है इससे क्या प्राप्त होता है? अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। आगे, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। जो अशोक है उसे पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। आगे, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, तो उसके 8वें वर्ष उसने 261 ईसा पूर्व में कालिंग पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर आक्रमण करता है? कालिंग पर आक्रमण कर दिया। कालिंग की जो राजधानी थी जिसका नाम क्या था? तोसली थी, पर क्या कर दिया? अपना अधिकार कर लिया। और फिर यही कालिंग का युद्ध जो होता है इसमें भयानक नरसंहार होता है और ऐसा माना जाता है कि फिर इसके बाद ये रक्तपात की नदी बहने के कारण ये युद्ध करना छोड़ देता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, तो जो कालिंग की राजधानी क्या थी? तोसला थी। उस पर क्या कर लेता है सम्राट अशोक? अपना अधिकार कर लेता है। आगे, प्लीन का कथन है कि मिस्र का राजा जो प्लीन थे उनका कथन है कि जो मिस्र के राजा हुआ करते थे, ठीक है, उनका क्या नाम था? फिलाडेल्फिया नाम था, जिसको टालमिन दूती भी कहा जाता था। इन्होंने पाटलिपुत्र में डियानीसियस या डियोनेसियस नामक एक राजदूत भेजा था। जो डियानीसियस नामक एक राजदूत था उसे भेजा था। ठीक है, तो प्लीन का यह कथन माना जाता है कि प्लीन नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने लिखते हैं कि फिलाडेल्फिया जो थे वो क्या करते हैं? वो करते हैं, वो क्या भेजते हैं? डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजते हैं या डायनेसियस भी इसे बोलते हैं। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आता है उसका क्या नाम रहता है? उसका नाम रहता है मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना करते हैं। आगे, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने दीक्षा दी थी। जो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक थे वो क्या करते हैं? जो इनको अशोक को उनको क्या करते हैं? बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। और जो चंद्रगुप्त को जैन धर्म का शिक्षा किसने दिया था? भद्रबाहु ने, जिसने अंतिम दिन अपना प्राण त्याग दिया था श्रवण बेलगोला में। ठीक है, अन्न जल बिना ग्रहण किए हुए संथाराबिद के द्वारा अशोक। ठीक है, और अजीवक संप्रदाय से कौन संबंधित था? इसका पिता सम्राट बिंदुसार था जो अजीवक संप्रदाय से प्रभावित था। तो याद रखिए, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से जैन बौद्ध धर्म की क्या लिए थे? भिक्षा लिए थे। कौन? आपके अशोक, सम्राट अशोक। इसी ने सांची स्तूप का निर्माण भी करवाए थे। ठीक है,
अशोक ने अजीबकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ी, जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं उसे, और 4 गुफा का निर्माण करवाया था, और 4 गुफा का निर्माण करवाया था, जिसका नाम क्या था? कर्ज था, चौपार था, सुदामा था तथा विश्व झोपड़ी था। इतने का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। किसके लिए करवाया था? अजीबकों के लिए। और अजीबक संप्रदाय से कौन प्रभावित था? सम्राट बिंदुसार, जो अशोक का पिता माना जाता है। और बिंदुसार को एक शब्द और भी बोला गया है कि इसे पिता का पुत्र और पुत्र का पिता भी माना जाता है, तो याद रखिएगा। आगे अशोक, ठीक है, ये सब बता दिए हैं। किसने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम क्या था? कर्ज, चौपर तथा सुदामा और विश्व झोपड़ी था। आगे नोट में बताया गया है, अशोक के पुत्र पौत्र जो था उसका नाम क्या था? दशरथ था। उसने अजीबकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। जो नागार्जुन गुफा था उसको प्रदान किसने करवाया था? जो दशरथ था, जिसे अशोक का पौत्र माना जाता है, वो अजीबकों के लिए दिया था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। जो अशोक की माता थी, सम्राट अशोक था, उसकी माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी तथा धर्मा भी उसको कहते थे। आगे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। जो सम्राट अशोक था उसने क्या किया था कि बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र उसके पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र था, तथा पुत्री का क्या नाम था? संघमित्रा था। उन्हें उन्होंने कहाँ भेज देते हैं? श्रीलंका भेज देते हैं। आगे भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ऐसा प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किस शासक के काल में हुआ है या किस वंश के काल में हुआ है? तो मौर्य काल के अशोक के काल में माना जाता है। आगे अशोक के शिलालेख में ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि जो अशोक का शिलालेख है उसमें कौन कौन सी लिपि प्राप्त हुई है? तो जो ब्राही है, खरोष्टी है, ग्रीक है एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। आगे ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिलता है। जो ग्रीक और अरमाइक लिपि है यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? यह हमें अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। और जो खरोष्टी लिपि का अभिलेख है यह उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष जो लिपि पाई जाती है वो भारत में ब्राही लिपि के अभिलेख में मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ग्रीक एवं अरमाइक लिपि थी यह सम्राट अशोक के काल में ही सारी लिपियों का मतलब कि हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। कौन कौन सी लिपियाँ थी सम्राट अशोक के काल में? खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपियाँ थी। उनमें से जो आपकी अरमाइक लिपि थी यह अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। और जो खरोष्टी लिपि था इसका अभिलेख कहाँ से मिलता है? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। और शेष जो लिपियाँ हैं वो भारत में ब्राही लिपि द्वारा प्राप्त की गई है। ठीक है, आगे अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। जो अशोक का अभिलेख है उसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शिलालेख, एक स्तंभ लेख, एक गुहा लेख। जो अशोक का अभिलेख है वो कितने भागों में बांटा गया है? तो जो अशोक का अभिलेख है वो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से? शिलालेख एक है, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख है। आगे अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पेंद्रेटी पैथलर ने की थी। जो पेंद्रेटी पैथलर थे उन्होंने क्या किए थे? 1750 ईसा पूर्व में की थी, जिसकी संख्या क्या बताई गई? 14 बताई गई है। तो जो अशोक के शिलालेख की खोज है ये 1750 में माना जाता है कि जो उस समय के जो व्यक्ति माने गए हैं पैद्री एवं पैंथलर थे उनके द्वारा की गई थी। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? जो अशोक के शिलालेख हैं वो 14 शिलालेख बताए गए हैं इसमें। ठीक है, उसके विषय में आगे हम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे उसके शिलालेख के बारे में, इसलिए देखते जाइए। अशोक के अभिलेख जो था उसे पढ़ने वाला पहला सफलता प्राप्त किसने किए थे? जो अशोक का अभिलेख था उसको किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेख में सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई। जो अशोक का अभिलेख था उसको पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे प्राप्त हुई? जेम्स प्रिंसेप को। कब प्राप्त हुई? 1837 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 है जो केवल ब्राही लिपि में है। जो अशोक की स्तंभ लेख
की संख्या वो कितनी बताई गई है? 7 बताई गई है, जो केवल किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है। और जो 6 है वो अलग स्थान पर, जो अलग स्थान पर हुआ है। ठीक है। नंबर 1 बताया गया है प्रयाग प्रशस्त लेख। जो प्रयाग प्रशस्त है यह कहाँ पाया गया है? कौशाम्बी में स्थित है। इस स्तंभ कहाँ स्थित है? प्रयाग प्रशस्त, प्रयाग स्तंभ जो है ये कहाँ स्थित है? यह कौशाम्बी में स्थित है। प्रयाग स्तंभ है। ठीक है। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले पर स्थापित किया था। इस स्तंभ को अकबर ने कहाँ किया था? किस किले में? इलाहाबाद किले में स्थापित कराया था। आगे आता है दिल्ली टोपरा। जो दिल्ली टोपरा है यह स्तंभ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। जो दिल्ली टोपरा है तो यह स्तंभ लेख जो है अशोक का दूसरा स्तंभ लेख जो माना जाता है, तो वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। तीसरा, दिल्ली मेरठ। जो दिल्ली मेरठ है तो उसमें पहले मेरठ में स्थित है। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। तो जो यह दिल्ली मेरठ है तो दिल्ली मेरठ का मतलब कि दिल्ली से, जो मेरठ से आया था वो दिल्ली में गया था। तो पहले यह कहाँ पास था? यह अभिलेख मेरठ में था। इसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक आया, तुगलक वंश में जो शासक था, वो जब दिल्ली पर आता है तो वह अभिलेख दिल्ली पर लेके आता है। आगे चौथा, रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण में स्थित है। यह स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? जो चंपारण है उसमें स्थित माना गया है। ठीक है। इसकी खोज 1872 में कार्लायर ने की थी। जो इसकी खोज है वो 1872 में कार्लायर ने की थी। जो पांचवा है आगे, लौरिया अरेजा अरेराज जो हैं, जो लौरिया अरेराज हैं वो चंपारण बिहार में है। ठीक है। आगे, जो लौरिया नंदनगढ़ हैं वो चंपारण में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। जो लौरिया नंदनगढ़ जो चंपारण में स्थित है, यह स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। ठीक है। आगे, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा गया है। तो जो कौशाम्बी का अभिलेख है उसे किसका अभिलेख बोला गया है? रानी का अभिलेख भी कहा गया है। आगे, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ रुमिनदेई है। जो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख प्राप्त होता है उसका नाम क्या है? रुमिनदेई है। इसमें लुम्बनी, इसमें जो है तो किसके बारे में बताया गया है? लुम्बनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भूराजस्व की दर को घटा देने की घोषणा की गई है। तो इसमें बताया गया है जो लुम्बनी में धम्म यात्रा की है, जो धर्म की यात्रा किए थे अशोक ने, तो इसमें बताया गया है कि अशोक द्वारा भूराजस्व की दर को घटा देने की घोषणा की गई थी। जब ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं इसके बाद ये क्या करते हैं? भूराजस्व की दर को घटा देते हैं, धर्म में जाते रहते हैं। उस काल धर्म का मतलब धर्म स्थान पर जा रहे थे। आगे, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। जो अशोक का 7वां अभिलेख माना जाता है वो सबसे लंबा है। ठीक है। जो प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। जो प्रथम पृथक शिलालेख हैं, अभी पूरे शिलालेख के बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। यहाँ पास सिर्फ एक है। ठीक है। तो प्रथम शिलालेख में यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। यह घोषणा किसने की है? सम्राट अशोक ने की है। अशोक का सार एक कुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमेक भाषा में प्राप्त हुआ है। जो अशोक का सार एक कूना, जिसे कंदहार अभिलेख कहते हैं, कूना जिसे कंदहार कहते हैं, यह अभिलेख ग्रीक एवं अरमेक भाषाओं से प्राप्त होता है। हमें आगे, साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति से के पूर्व इसके चरित्र की काफ़ी जांच परख कर दी जाती थी, जिससे उपाधि परीक्षण कहा जाता था। जो उस काल में मौर्य सम्राट के अशोक के शासनकाल में जो पुरोहित या मंत्री हुआ करते थे, तो पहले उनके चरित्र, उनके विषय, उनके बारे में मतलब मेन जांच पड़ताल कर लिया जाता था। इसके बाद उनको पुरोहित या मंत्री बनाया जाता, मुख्यमंत्री बनाया जाता था। तो उसे क्या कहते थे? उपाधि परीक्षण कहा गया है, यह कहा जाता है। आगे, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी।
जो सम्राट की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी बताई गई है, 12, 16 या 20 हुआ करते थे। जो एक मंत्रिपरिषद हुआ करता था जिसमें सम्राट की क्या करते थे कि मंत्रणा करते थे, उसमें संख्या कितनी थी, 12 थे, 16 थे एवं 20 थे। आगे, अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा गया है। जो अर्थशास्त्र है, शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में, जो मतलब शीर्षस्थ अधिकारी मतलब मेन जो अधिकारी हुआ करता, सबसे बड़ा पद जिसका हुआ करता था, उसे तीर्थ कहा जाता था या महामात्र कहा जाता था। अच्छा, अब जो ये अर्थशास्त्र है, इसकी रचना किसने किया था, तो चाणक्य ने किए थे, जिसका नाम और क्या था, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इसकी संख्या 18 थी, और जो ये बताए गए हैं उसमें क्या बताए गए हैं, उसमें 18 संख्या थी। अर्थशास्त्र में 4 जासूस, जो 4 था उसे जासूस कहा गया है। जो 4 शब्द है, जो ये 4 शब्द है उसे क्या कहा गया है, जासूस कहा गया है। किसमें, अर्थशास्त्र में, जिसे चाणक्य ने क्या किए थे, लिखे थे, माने जाते हैं। आगे, अशोक के समय मौर्य काल के प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। जो अशोक के शासनकाल था उसमें क्या किया जाता था कि साम्राज्य के जो प्रांत थे उसमें 5 संख्या बनी हुई थी। ठीक है, और जो प्रांतों की संख्या 5 थी और उन प्रांतों को क्या बोला जाता था, चक्र कहा जाता था। आगे प्रांत के बारे में, प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। और जो प्रांतों के प्रशासक हुआ करते थे, जो उस प्रांत के राजा हुआ करते थे, उनको क्या कहते थे, कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। आगे, प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषय पथ के अधीन होते थे। जो प्रांतों का विभाजन था वो विषय में किया गया था, और वह किसके अधीन हुआ करते थे, विषय पथ के अधीन हुआ करते थे। आगे, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी वो क्या मानी जाती है, ग्राम होती थी, जिसका मुखिया ग्रामिक, ठीक है, कहलाता था। क्या कहलाता था, ग्रामिक कहलाता था। शासन की सबसे छोटी इकाई क्या बताई गई है, मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में, तो यह सबसे छोटी इकाई ग्राम बताई गई है, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। आगे, प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। जो प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था उसे माना जाता है कि वह 10 ग्रामों का शासन संभालता था, 10 ग्रामों को देखता था। आगे, मेगास्थनीज के अनुसार, जो मेगास्थनीज थे जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किए थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, उनके राजदूत थे ये सेल्यूकस निकेटर के। ठीक है, तो उनके अनुसार नगर का प्रशासन जो था वो 30 सदस्यों, ऐसा माना जाता है कि 30 सदस्यों का एक मंडल रहता था। ठीक है, 30 सदस्य का एक मंडल करता था। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। मेगास्थनीज के अनुसार बताया गया है कि नगर का जो प्रशासन है वो 30 सदस्यों का हुआ करता था, मंडल हुआ करता था। उसमें क्या होते थे कि समितियों की संख्या कितनी बताई गई है, 5 बताई गई है। आगे, बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। जो बिक्री कर था मतलब कि जितना भी कोई भी व्यापार करने आता या कोई अपने देश में टैक्स वसूली होती थी, उसमें 10वां कर क्या किया जाता था, वसूल लिया जाता था। लेकिन जो 10वां कर को भी बचाने का प्रयत्न किया करता था या चोरी करने की कोशिश किया करता था, उसे क्या किया जाता था, मृत्युदंड दे दिया जाता था। ठीक है, आगे, मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोइक मार्ग निर्माण जो है अधिकारी था। जो मेगास्थनीज था उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि एग्रोनोमाई जो था यह कौन था, यह उस समय का जो मार्ग निर्माण करवाया करते थे, जैसे ठेकेदार वगैरह आज के डेट पर हो करते हैं, वैसे उस समय जो जो मार्ग का निर्माण वगैरह किया करते थे उनको क्या बोला जाता था, एग्रोनोमोई था। ठीक है, अधिकारी द्वारा किया जाता है। यह जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, मेगास्थनीज से प्राप्त होती है। आगे, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग, जस्टिन के अनुसार ऐसा माना गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, अशोक के साथ साथ इनके दादाजी भी हैं जिनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था, कि सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक थे तथा जो 9,000 थे वो हाथी थे तथा 8,000 रथ माने गए हैं। तो जस्टिन के अनुसार ऐसा माना जाता है, जिसे
प्लूटार्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो जस्टिन के अनुसार ऐसा माना गया है कि मौर्य सेना की जो लगभग 50,000 अश्वरोही सेना थी, जो अश्व पर सवार होती थी। अश्वरोही मतलब जो घोड़े पर सवार होकर चलती थी, और हाथी रोही मतलब जो हाथी पर बैठकर चलते थे, और रथ मतलब जो रथ में बैठकर चला करते थे। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला। ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्होंने 3 गुनी मगध की जो सेना हुआ करती थी उसकी 3 गुनी लेकर पैदल सेना अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर उन्होंने पूरा क्या किया, उत्तर भारत को रौंद डाला है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। जो युद्ध क्षेत्र का जो नेतृत्व करता था वह करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। तो नॉर्मल सी बात है। आगे मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय तथा 6 समितियां करती थी। जो मौर्य काल का मेगास्थनीज के अनुसार, यह भी आपकी परीक्षा के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय एवं 6 समितियों द्वारा किया जाता था, समितियां करती थी। ठीक है, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्र सर्प नामक अमात्य के अधीन था। जो माना जाता है कि मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग था वो महामात्र सर्प नामक अमात्य था, जिसके अधीन हुआ करता है। जो सर्प नामक अमात्य था उसके अधीन हुआ करता था, जो गुप्तचर वगैरह हुआ करता है। ठीक है, गुप्तचर जो महामात्र का पद हुआ करता था, जिसे अमात्य भी कहते हैं, वह बहुत बड़ा पद माना जाता है। आगे अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया है। और ऐसा माना जाता है कि जो अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी गई है उसमें कहा गया है कि जो गुप्तचर हुआ करते थे उसे गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर जो हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, संस्था कहा जाता था। क्या कहा जाता था, संस्था कहा जाता था। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे उन्हें संचार कहा जाता था। ठीक है, तो आगे दिया भी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके के जो गुप्तचरी किया करते थे उन्हें क्या कहते थे, संचार कहा जाता था। आगे अशोक के समय जनपदी न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में रज्जुक कहा जाता था। जो अशोक के समय काल में ऐसा माना जाता है कि जो जनपदी न्यायालय था उसके न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। आगे बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। जो बिना वर्षा की अच्छी खेती हुआ करती थी उस भूमि को क्या कहा जाता था, अदेव मातृक भूमि कहा जाता था। ठीक है, यह कहाँ से प्राप्त होता है हमें, यह मौर्य काल से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने भारत के समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। जो मेगास्थनीज था वो भारत के समाज को कितनी भागों में विभाजित किया था, वो 7 भागों में विभाजित किया था। नंबर 1 दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक है, और जो 6वां था वो निरीक्षक था, और सभासद 7वां जो थे वो सभासद माना गया है। जो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था, रूपा जीवा कहलाती थी। जो यानी स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार वेश्यावृत्ति करती थी उस महिला को क्या बोला जाता था, रूपा जीवा कहते थे। आगे नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रबतक से सहायता प्राप्त की थी। ऐसा माना जाता है कि जो नंद वंश का विनाश किए थे चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य, वो कहाँ के राजा से सहायता लेते हैं, कश्मीर के राजा प्रबतक से सहायता प्राप्त करते हैं, ऐसा माना गया है। ठीक है, मौर्य शासक 137 ईसा जो मौर्य शासन था वो 137 वर्षों तक रहा। जो मौर्य शासक है शासनकाल है वो 137 वर्षों तक माना जाता है। आगे मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है वह कौन था, बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति जो था वो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाल दी। जो शुंग वंश का संस्थापक माना जाता है उसको क्या बोलते हैं, पुष्यमित्र शुंग, और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। ठीक है, और नंद वंश का महापद्मनंद, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। तो जो मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है उसको क्या बोलते हैं, बृहद्रथ बोला जाता है। इसकी हत्या इसके सेनापति जो था उसका नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंग था। इसने 185 ईसा पूर्व में क्या किया
कि बृहद्रथ की मृत्यु कर दिया और शुंग वंश की स्थापना कर दिया। अब हम इसके शिलालेख के बारे में देखते हैं अशोक के। तो चलिए अब देखते हैं इसकी प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य क्या क्या हुआ करते थे। ठीक है, देखते हैं अशोक के प्रथम शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। जो अशोक के प्रमुख शिलालेख माने गए हैं उनमें से उसने क्या क्या वर्णन किया उस शिलालेखों में, उन विषय में जानकारियाँ लेते हैं। पहला है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। जो अशोक थे वो धार्मिक बन जाते हैं कालिंग युद्ध के बाद, तो उन्होंने ऐसा माना जाता है कि उनके पहला शिलालेख में प्राप्त होता है कि पशु बलि की निंदा की गई। जो व्यक्ति पशु बलि करता है उसकी निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया। इसमें अशोक क्या करते हैं कि जो मनुष्य हुआ करते थे तथा पशु जीव जंतु हुआ करते थे उनके लिए डॉक्टर जो आज की डेट पर कहते हैं ठीक ना, तो उस समय में चिकित्सक या राजवैद्य माना जाता था। ठीक है, दूसरे शिलालेख में हमें प्राप्त होता है। पहले में क्या होता है, पशु बलि की निंदा होती है। दूसरा, अशोक ने क्या बताया है, मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत यह दौरे पर जाएं और शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है तीसरे शिलालेख से कि इसमें राजकीय अधिकारी को यह आदेश दिया जाता था कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया। दौरे पर मतलब धार्मिक अभिलेख, मतलब जैसे दौरे पर मतलब कह सकते हैं जैसे बौद्ध धर्म से जो थे बौद्ध धर्म पर, जैन धर्म से वो जैन धर्म पर जाएं। ये धार्मिक विषय पर बताया गया है। धार्मिक विषय पर कौन बताया गया है, तीसरा शिलालेख। प्रथम में क्या बताया है, पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे में पशु तथा मनुष्य की चिकित्सा व्यवस्था की गई है। तीसरे में क्या बताया गया है कि 5 वर्ष के उपरांत हर 5 वर्ष में दौरे पर जाना होगा। अपने राज्य अधिकारियों को क्या करता था, आदेश करता था। अब आते हैं चौथा शिलालेख। इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। इस अभिलेख में जो चौथा अभिलेख है इसमें बताया गया है कि भेरी अभिलेख की जगह पे धम्म अभिलेख का वर्णन किया गया है। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख से में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। जो पांचवा शिलालेख है उससे क्या प्राप्त होता है, हमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में प्राप्त होता है जानकारियाँ। आगे छठा शिलालेख है, इसमें अमात्य नियंत्रण की जो शिक्षा थी उसे दिया जाता था। जो छठा शिलालेख है वो आत्म नियंत्रण की, जैसे आत्मा को नियंत्रित करने की जो शिक्षा है, योगा वगैरह वो सब कराया जाता था। ऐसे किस अभिलेख से प्राप्त होता है, छठे से। ठीक है, और जो सातवां अभिलेख है इससे अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है। तो देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं अशोक के शिलालेख अभी और हैं शिलालेख। ठीक है, 14 हैं। तो पहले में क्या बताया गया अशोक ने कि पशु बलि की निंदा किया है। अशोक बोलते हैं कि जो पशु बलि करते हैं उसका निंदा किए हैं। दूसरे में बताया गया है मनुष्य एवं पशु दोनों के चिकित्सा व्यवस्था की गई है। तीसरे में बताया गया है कि हर 5 वर्ष के दौरान दौरे पर जाएंगे, अपने सैनिकों को बोला है। चौथा शिलालेख में बताया गया है कि अभिलेख जो भेरी घोष था उसकी जगह धम्म घोष की घोषणा की है। और 5वां शिलालेख में बताया गया है कि महामात्र की नियुक्ति की जाएगी। और छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और 7वां जो शिलालेख है इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो 7वां में क्या बताया गया है, तीर्थ यात्रा के बारे में बताया गया है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिला है। जो 9वां शिलालेख है इसमें क्या मिलता है अशोक के कि शिष्टाचार क्या है, सच्ची भेंट क्या है, सब बारे विषय में बताया गया था। सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है कि कैसे होना चाहिए। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। जो 10वां शिलालेख है इसने यह उल्लेख किया है कि जो राजा होगा और अन्य अधिकारी होंगे, बड़े अधिकारी, वो क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे कि देश के जो राजा है, जो राज्य है, उस राज्य की जो प्रजा है उसकी देखभाल करेंगे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। 11वां शिलालेख, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है, धर्म के बारे में बताया गया है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामातों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। जो 12वां शिलालेख है इसमें क्या बताया गया है, इसमें महिला
महामात्र भी बनती थी। पहले क्या था कि पुरुष महामात्र ही बनते थे, लेकिन इसमें 12वां जो शिलालेख है इसमें प्राप्त होता है कि महिला महामात्र की भी नियुक्त की जाती थी तथा सभा में हर प्रकार की व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आए उसके हर प्रकार के विचारों का सम्मान किया जाता था तथा उसकी बात को सुना जाता था। 13वां शिलालेख, इसमें कालिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। जो 13वां शिलालेख है इसमें क्या मिलता है कि इसमें मिलता है कि कालिंग युद्ध का वर्णन मिलता है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई। जब इसमें भयंकर नरसंहार होता है, इसके बाद क्या होता है कि अशोक का जो होता है वो हृदय परिवर्तित हो जाता है और युद्ध करना वो छोड़ देता है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन मिलता है। इसी में क्या मिलता है, अशोक के पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी मिलता है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। जो अशोक थे, इन्होंने क्या किए कि धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करते हैं लोगों को। ये स्वयं बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए, करना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।